अब की बार ट्रंप सरकार 2020 में यह नारा दिया गया था, 2024 में जाकर यह नारा पूरा होने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। 132 सालों बाद यह होने जा रहा है कि एक राष्ट्रपति नॉन कंसेक्यूटिव टर्म्स उनको मिलेंगी, मतलब कि वो एक बार राष्ट्रपति का चुनाव जीते, हारे, फिर जो है राष्ट्रपति का चुनाव जीते। इससे पहले अगर आप देखेंगे बराक ओबामा या जॉर्ज बुश, उनको कंसेक्यूटिव टर्म्स जो है मिली थी। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है नए राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, शपथ लेंगे 20 जनवरी 2025 को। ये क्यों, इसके बारे में इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि ये 20 जनवरी 2025 के बाद आप एक नई ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को देखेंगे, ग्लोबल ऑर्डर को देखेंगे। क्या रीजंस हैं, क्या चीजें रही जो कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लोगों को कन्विंस करने में कामयाब रहे। 4 ऐसे कारण मैं आपसे डिस्कस करूंगा। यह इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2020 में इलेक्शंस हारने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को जो है ट्विटर से बाहर किया गया, सोशल मीडिया से बाहर किया गया, उन पर केस चले, वहां की कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में केस चला, उन पर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ, जिसमें वो बाल बाल बचे, उन पे इंपीचमेंट प्रोसेस चलाया गया। इतना सब कुछ सहन करने के बाद वो 4 साल बाद दोबारा राष्ट्रपति बने हैं। काफी ज्यादा इसके मायने हैं। एक अलग वीडियो में हम भारत पर इसका कह लीजिए क्या असर होगा, भारत के साथ रिश्ते क्या होंगे, वो भी हम चर्चा करेंगे। मैं संदीप बंसल आपका स्वागत करता हूं टीम निष्ठा चैनल पर। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखिए, ट्रंप जो हैं उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच भी दे दी है और इसमें 2 लोगों का नाम खास तौर से लिया गया। एक उनके जो वाइस प्रेसिडेंट मेट थे, या कह लीजिए जो उनके उपराष्ट्रपति के साथी थे, और एलन मस्क का। सेशन के आखिर में मैं एलन मस्क की भी बात करूंगा कि एलन मस्क के बारे में क्यों एलन मस्क का रोल इस पूरे के पूरे इलेक्शन प्रोसेस में काफी खास माना जा रहा है। इसके अलावा यहां पर आप देखेंगे डेमोक्रेट पार्टी, 2 पार्टीज हैं वहां पर, डेमोक्रेट एंड रिपब्लिकन। डेमोक्रेट पार्टी की जो कैंडिडेट थी वो कमला हैरिस थी, जो कि मूल रूप से भारतीय हैं, मतलब जिनकी मदर जो है तमिलनाडु भारत से आती हैं। और यहां पर दूसरी तरफ थे रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप, जो पहले भी राष्ट्रपति रहे हैं। अब थोड़ा सा ब्रीफली हम यूएस के इलेक्शंस को भी समझेंगे कि इसका प्रोसेस क्या है। देखिए, यहां पर सबसे पहले आपको यह समझना है कि यूएस के जो इलेक्शंस हैं, मतलब यूएस में 50 स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स में जब यहां पर चुनाव होता है, इलेक्टोरल कॉलेज का सिस्टम है। 538 सीटें हैं, जैसे भारत में 543 सीट्स है, 543 सीटें हैं, यहां पर 538 सीट्स हैं, जिसमें 270 सीटें चाहिए जीतने के लिए। यहां पर मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, यहां पर होता क्या है, यहां पर जो है जब चुनाव होता है, मान लीजिए कैलिफोर्निया स्टेट है, कैलिफोर्निया स्टेट में जब चुनाव होगा तो रिपब्लिकन पार्टी और जो डेमोक्रेट पार्टी है, जो भी यहां पर चुनाव जीतेगी, उसके पास सारी की सारी सीटें चली जाएंगी। ये थोड़ा यूनिक है। जैसे आप ऐसे समझिए कि भारत में मान लीजिए उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो 80 लोकसभा की सीटें हैं, तो हम ये कहते हैं कि इतनी सीटें बीजेपी को मिली, इतनी समाजवादी पार्टी को मिली, इतनी कांग्रेस को मिली। ठीक है, अलग अलग राज्यों में हम इस तरीके से सीट्स को काउंट करते हैं, देन हम उसको कैलकुलेट करते हैं। यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर एक स्टेट जो है वो पूरी की पूरी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के पास चली जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो जो लाल रंग है, ये जो है शो कर रहे हैं रिपब्लिकन पार्टीज को। तो मतलब यहां पर जिस पार्टी ने ज्यादा वोट ले लिया, ज्यादा पॉपुलर वोट ले लिया, वो पूरा का पूरा राज्य या उसकी पूरी सारी की सारी सीटें जो हैं वो चली जाएंगी किसके पास, उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के पास। अच्छा, इसमें इलेक्टर्स चुने जाते हैं, वो इलेक्टर्स बाद में चलकर अपना राष्ट्रपति चुनते हैं। 2 मैंडेटरी नहीं है उन पर टेक्निकली कि वो जिस पार्टी, मतलब जिससे आए हैं चुनकर, उसी को वोट करें, बट ऐसा नहीं होता है कि वो किसी दूसरी पार्टी को जाकर वोट करेंगे या दूसरे कैंडिडेट को जाकर वोट करेंगे। एनी हाउ, यहां पर ये कंसेप्ट है। 50 राज्यों में, 48 राज्यों में यह सिस्टम चलता है। ठीक है, 48 स्टेट्स में। 2 राज्यों में थोड़ा सा सिस्टम अलग है, उतना टेक्निकल हम नहीं जाएंगे, बट यहां पर ये बहुत एक अलग मुद्दा है। जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि इंडिया के केस में अगर हम समझें इसको, अगर हम इसको अप्लाई करने की कोशिश करें, तो हम कहेंगे कि जी ये पर्टिकुलर स्टेट जो है बीजेपी के पास चली गई, ये पूरी की पूरी स्टेट जो है कांग्रेस के पास चली गई। ये इस तरीके से वहां पर चुनाव होते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपको समझना है कि यूएस के इलेक्शंस कैसे होते हैं।
नेक्स्ट आपका यूएस के इलेक्शंस में स्विंग स्टेट्स के बारे में आप कई बार चर्चा देखने को आपको मिलेगी। ये स्विंग स्टेट्स क्या हैं? देखिए, बाकी राज्यों में आपको ना बहुत क्लियरली मिलेगा कि इस राज्य ने जो है ये रिपब्लिकन पार्टी को वोट करता है, ये डेमोक्रेट पार्टी को वोट करता है, और कई सालों से, कई दशकों से जो है वो उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते आए हैं यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में। बट 7 राज्य ऐसे हैं जिनको स्विंग स्टेट्स कहा जाता है, जो कभी रिपब्लिकन को कभी डेमोक्रेट पार्टी को वोट करते हैं, जो आप 7 स्टेट्स को देख सकते हैं इस मैप में। और इन 7 स्टेट्स के जो नंबर ऑफ सीट्स हैं उनको भी यहां पर आप देख सकते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए 2020 के इलेक्शंस में जो बाइडेन जो है इन 7 में से 6 राज्यों को जीत गए थे, तो इस तरीके से वो राष्ट्रपति बने। और इस बार जो है ये कहा जा रहा है कि इसमें से मेजॉरिटी स्टेट जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप जीत रहे हैं। अच्छा, अब जो सबसे बड़ा मुद्दा, अच्छा उससे पहले कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी बधाई दे दी है, ठीक है जी, इलेक्शंस जीतने की। उन्होंने 2-3 चीजें जो बहुत खास कही कि माय फ्रेंड रियल लाइक @रियल डोनाल्ड ट्रंप, और इसके अलावा जो है उन्होंने कहा कि हम मिलकर जो है ग्लोबल पीस, स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी को लेकर काम करेंगे। ठीक है, तो मैसेजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सवाल आता है कि ऐसे कौन से इश्यूज हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि वहां का डीप स्टेट, वहां का इंटेलिजेंसिया सब जो है ट्रंप के खिलाफ थे, वहां का मीडिया खिलाफ था, उसके बावजूद जो है ट्रंप जीतने में कैसे कामयाब रहे। तो ये जो वो 4 मुद्दे हैं जिन पे जो है डोनाल्ड ट्रंप ने, कह सकते हैं कि आम अमेरिकन के साथ रिलेट किया और आम अमेरिकन ने बढ़ चढ़कर उनको वोट किया। पहला पॉइंट है इमिग्रेशन कंट्रोल। देखिए, इमिग्रेशन जो है, इलीगल इमिग्रेशन की यहां पर बात की गई है, जो किस तरीके से जो मैक्सिको का बॉर्डर है क्रॉस करके वहां पर बहुत सारे इलीगल, कह लीजिए, इमिग्रेंट्स अमेरिका में पहुंच रहे हैं। इससे हो क्या रहा है? देखिए, वहां का जो नौकरी पेशा अमेरिकन है उसकी नौकरियां जा रही हैं इसकी वजह से। उसके रिसोर्सेस, कह लीजिए अमेरिका के रिसोर्सेस का की कमी हो रही है। अमेरिका वहां के लोगों के रिसोर्सेस में जो है सीधा सीधा सेंध लग रही है इस इलीगल इमिग्रेंट्स के वजह से। अब यहां पर वो सीधा सीधा आरोप लगाते हैं जो बाइडेन और कमला हैरिस पर, उनकी सरकार पर, डेमोक्रेट की सरकार पर, कि उन्होंने इसको लेकर कुछ नहीं किया, रादर वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इस चीज को लेकर वो कहीं ना कहीं ऐसे सेक्शंस को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहां पर उन्होंने 2-3 चीजें कही। एक तो मैं मैक्सिकन बॉर्डर पर जो है वॉल क्रिएट करूंगा, जो पिछले बार भी उन्होंने ये इस बात की शुरुआत करी थी। दूसरा जो उन्होंने कहा कि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको उनके देश में वापस भेजा जाएगा, स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया जाएगा इस चीज को। तो ये जो है सीधा सीधा वहां के अमेरिकन के साथ काफी ज्यादा रिलेट करता है। आप इंडिया के केस में भी इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे इंडिया में इलीगल बांग्लादेशीज को लेकर भी काफी बड़ा मुद्दा रहा है, काफी बड़ा इशू रहा है, वहां पर भी डिवाइसिव इशू रहा है, बट वहां पर भी ये इशू बहुत बड़ा रहा जिसमें आम अमेरिकन ने डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया। दूसरा जो पॉइंट रहा वहां पर मागा। मागा क्या है? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो ये नारा जो है काफी ज्यादा चला। जैसे किसी समय पर बराक ओबामा का नारा था यस वी कैन, वैसे ही यहां पर इस बार ये नारा चला मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। यहां पर वो ये कहते हैं कि लाइक 70s में एक बहुत बड़ी भूल की गई थी कि यूएस से जो मैन्युफैक्चरिंग है वो शिफ्ट कर दी गई थी चाइना की तरफ। अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में देखें तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग थी ये अमेरिका में हुआ करती थी, और एक बहुत बड़ा कारण था जो अमेरिका आज के समय पर वर्ल्ड पावर बना, इतनी बड़ी इकोनॉमी बना, वो वहां की मैन्युफैक्चरिंग की वजह से बना। पर धीरे धीरे वो मैन्युफैक्चरिंग जो है चाइना की तरफ शिफ्ट हुई, और उनका यह कहना है कि ये मैन्युफैक्चरिंग चाइना की तरफ शिफ्ट होने की वजह से आम अमेरिकन का बहुत बड़ा लॉस हुआ है। उनकी नौकरियां छीन गई हैं। देखो, 2 तरीके से उनकी नौकरियां छीनी है। एक तो इलीगल इमिग्रेंट्स आकर उनकी नौकरियां छीन रहे हैं, और इस तरीके से जो बहुत सारे टैरिफ्स लगाए गए हैं अलग अलग देशों के द्वारा, और मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट हो गई है चाइना की तरफ। इससे जो है आम अमेरिकन को बहुत बड़ा लॉस हुआ है। तो उन्होंने कहा है कि मैं दोबारा से अमेरिका को उस वर्ल्ड पावर जो हुआ करता था, जो आज नहीं है, उनका यह कहना है, मैं उसको दोबारा बनाऊंगा। तो ये जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिलेट करता है, अगेन वहां के जो आम अमेरिकन हैं उनके साथ बहुत ज्यादा रिलेट करता है। इकोनॉमी एंड इन्फ्लेशन। देखो, इन्फ्लेशन को लेकर अगर हम बात करें तो पिछले 40 सालों की हाईएस्ट इन्फ्लेशन वहां पर रही, और
जो बाइडेन ये कहते रहे कि कोविड था, कोविड के बाद इकोनॉमी बहुत कह लीजिए नेगेटिव में चली गई थी, स्लंप में चली गई थी, दोबारा से रिवाइव किया, इसकी वजह से इन्फ्लेशन था। पर ये आर्गुमेंट जो है अब जाकर जो है वो ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि अब बहुत टाइम हो चुका है। तो यहां पर उन्होंने ये कहा कि किस तरीके से आम अमेरिकन के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया। देखिए, यहां पर जब हम भारत में इसकी बात करते हैं तो ये लगता है कि सारे अमेरिकन के पास बहुत पैसा है, ऐसा नहीं है। वहां पर भी ये सारे के सारे इश्यूज रहते हैं। इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है, इतना बड़ा इशू है खासकर आम अमेरिकन के लिए। और दूसरा जो जो यही पॉइंट है मागा से रिलेटेड इकोनॉमी का, कि इकोनॉमी को रिवाइव किया जाएगा। ठीक है, इकोनॉमी में उन्होंने ये भी कहा कि हम इनकम टैक्स को खत्म कर देंगे या इनकम टैक्स को बहुत कम कर देंगे। टैरिफ्स, जो कह लीजिए जो भी सामान दुनिया के देशों से अमेरिका में आ रहा है उस पर टैरिफ्स लगाए जाएंगे। खासकर यहां पर चाइना की बात की गई। दो ये भी चर्चा हुई कि इंडिया के लिए भी ये नुकसानदेह होगा, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करता है यूएस को। बट यहां पर इंपॉर्टेंट जो कहा जा रहा है कि चाइना की तरफ ज्यादा फोकस था, क्योंकि चाइना जो है बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करता है यूएस को। नेक्स्ट जो पॉइंट है फॉरेन पॉलिसी, ये भी बाकी पॉइंट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इन्होंने कहा रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर, इन्होंने कहा कि रशिया यूक्रेन वॉर होनी ही नहीं चाहिए थी। इसमें अमेरिका के बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हो गए हैं, जिसका कोई फायदा नहीं हुआ है। इन्होंने यहां तक ये कहा कि रशिया यूक्रेन वॉर में ज्यादा कह लीजिए जिम्मेदारी बनती है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की, यूक्रेन के राष्ट्रपति की। उन्होंने व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को सेल्समैन तक भी कहा, जिसको लेकर विवाद हुआ, काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ। बट उनका यह कहना है कि बिलियंस ऑफ डॉलर उस वहां पर जा रहे हैं, जिसका अमेरिका को कोई फायदा नहीं हो रहा। आम अमेरिका का जो टैक्स पेयर है वो वहां की वॉर को फंड कर रहा है, और ये आते ही उस वॉर को रुकवाएंगे। व्लादिमीर पुतिन के साथ इनके रिश्ते अच्छे हैं, तो ये कोशिश करेंगे कि उस वॉर को रुकाकर वो जो पैसा जा रहा है अमेरिका का यूरोप में, वो उसको रोकेंगे। दूसरा जो है मिडल ईस्ट वॉर, जहां पर एक तरफ इजराइल है, दूसरी तरफ हमास है, लेबनान है, ईरान है। इस वॉर को भी रुकवाने की कोशिश करेंगे। अब यहां पर दो चीजें आती हैं। देखिए, ज्यूज जो है ना, अमेरिका में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अमेरिका के इलेक्शंस में, अमेरिका की इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस वहां पर देखेंगे, जैसे कि मेटा है, आप गूगल के फाउंडर्स की बात करें, आप माइक्रोसॉफ्ट में वन ऑफ द बिगेस्ट शेयर होल्डर की बात करें, डेल लैपटॉप जो है उसके फाउंडर की बात करें, ये सब ज्यूज हैं। ये मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, और बहुत सारी एग्जांपल्स आपको ऐसे मिल जाएंगी जो ज्यूज हैं। और ये ज्यूज जो है वहां की इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आप मान के चलिए कि बहुत बड़े स्तर पर ज्यूज ने, खासकर जो कह लीजिए सीनियर ज्यूज हैं, मतलब जो उम्र में थोड़ा उम्र दराज हैं, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर सपोर्ट किया है डोनाल्ड ट्रंप को, ऐसा कहा जा रहा है। और यहां तक कि उनके कैंपेन को बहुत बड़े स्तर पर फंड किया गया है ज्यूज के द्वारा, क्योंकि वो सीधा सीधा बहुत दो टूक शब्दों में इजराइल को सपोर्ट करते हैं। दूसरी तरफ कमला हैरिस या जो बाइडेन जब बात करते हैं, तो कमला हैरिस थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक मॉडरेट व्यू पॉइंट या बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने पैलेस्तीन के राइट्स की भी बात करी, पैलेस्तीन की भी बात करी, जो कि कह सकते हैं कि जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज हैं उनको पसंद नहीं आई। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा डोनाल्ड ट्रंप के जीतने में फॉरेन पॉलिसी में। तो उनकी फॉरेन पॉलिसी में वो सीधा सीधा दो टूक शब्दों में इजराइल को सपोर्ट करते हैं। जैसे ही ये खबर आती है कि इजराइल कि डोनाल्ड ट्रंप जो है यूएस के राष्ट्रपति बन गए हैं, तो इजराइल के न्यूज चैनल्स में एक अलग तरीके का माहौल है। मतलब ओपनली जो है ऑनलाइन जाकर जो है वहां के जो जर्नलिस्ट हैं, न्यूज मीडिया हाउसेस हैं, वो उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि इजराइल में जो रहने वाले जूस हैं वो किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहे थे, उसको फंड भी कर रहे थे। तो ये कुछ कारण रहे जो कह सकते हैं वहां के आम अमेरिकन्स के साथ और वहां के कुछ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स के साथ भी काफी रोल प्ले करते हैं। इसी बीच में मैं इंडियन अमेरिकन्स की भी बात कर लेता हूं। देखिए, इंडियन अमेरिकन्स में इस बार जो है उन्होंने बांग्लादेशी जो हिंदूज हैं उनकी बात करी। ये पॉइंट भी कहा जा रहा है कि जो इंडियन अमेरिकन्स हैं, जो बड़े स्तर पर डेमोक्रेट पार्टी को सपोर्ट करते थे ट्रेडिशनली, बट इस बार कहा जा रहा है कि उन्होंने, मतलब ऐसा नहीं है कि
कि बिल्कुल ही सबने रिपब्लिकन्स को सपोर्ट किया, बट कहीं ना कहीं वो वोट छटका है और उन्होंने सीधा सीधा हिंदूज की बात करी। एक जो नरेटिव वहां पर चलता है हिंदू फोबिया को लेकर, उसको भी काउंटर करा और दिवाली की शुभकामनाएं दी। दो वो डेमोक्रेट पार्टी के द्वारा भी दी गई। तो ये कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज रहे। इंडियन अमेरिकन जो है वहां पर वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। पर कैपिटा इनकम अगर आप इंडियन अमेरिकन की देखोगे, वहां के आम अमेरिकन से ज्यादा है, ठीक है, वहां की पर कैपिटा इनकम। और वहां पर जो है फिर उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री की भी बहुत तारीफ करी अलग अलग इंटरव्यूज में। ये भी एक कह सकते हैं कि एक फैक्टर है, बहुत सारे लोग इसको भी एक फैक्टर मान रहे हैं, खासकर जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है उसके लिए। अब बात कर लेते हैं अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के दो तीन ऐसे इश्यूज जिसको लेकर उनका क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ, उसको लेकर बहुत लोग उनसे नाराज रहते हैं। एक आपका अबॉर्शन लॉज को लेकर है, जो रिपब्लिकन पार्टी का स्टैंड है अबॉर्शन लॉज को लेकर, गन लॉज को लेकर जिसमें वो सीधा सीधा सपोर्ट करते हैं गन। वहां पर यह कहा जाता है कि हर 100 लोगों के पीछे 120 जो है हथियार हैं। एक 2022-23 में जो है लगभग लगभग 50,000 लोगों की जो है जान गई है गन वायलेंस से। कोई भी व्यक्ति जाता है, खासकर उसमें आप ये भी इंपॉर्टेंट डाटा है, 2,500 से 3,000 बच्चों की जान गई है इस गन वायलेंस में। कोई भी बच्चा जो है जिसके पास हथियार है वो स्कूल में जाता है। इस तरीके के इवेंट जो है आप कई बार यूएस में देखेंगे कि एक बच्चा गया, उसने जो है 10 20 15 बच्चों की जान ले ली है। तो ये सारी चीजें जो हैं उनका क्रिटिसिज्म भी रहा है क्योंकि वो इन गन लॉज को सपोर्ट करते हैं। तो ये रीजन रहे, ये कह सकते हैं कि ये 4 बड़े रीजंस रहे जिसकी वजह से ट्रंप जो है वहां पर जीते हैं। अच्छा, एलन मस्क का रोल क्या रहा है? देखिए, एलन मस्क ने ट्विटर को जीता या कह लीजिए ट्विटर को खरीदा, ठीक है, और खरीदने के बाद जो है उसका नाम एक्स किया और उसके बाद जो है उन्होंने सीधा सीधा खुल्लम खुल्ला जो है ट्रंप को सपोर्ट किया। अच्छा, अब ये बहुत बड़ा गैम्बल था एलन मस्क के बिहाफ पर, क्योंकि अगर डेमोक्रेट पार्टी जीत जाती तो वो एलन मस्क को कह सकते हैं कि बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाती, या कह लीजिए फाइनेंशियली या बिजनेस वाइज जो है उसको खत्म करने की कोशिश भी करते। बट उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया और उसके बाद जैसे ही ये न्यूज आई कि डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं, आप मान के चलिए कि टेस्ला और स्पेसएक्स, खासकर टेस्ला जो कि उनकी कंपनी है, उसके शेयर्स भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऑल टाइम हाई चल रहे हैं। तो ये है एलन मस्क का रोल। और ये भी कहा जा रहा है कि 20 जनवरी 2025 को जब डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे तो एलन मस्क जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट कार्यभार संभाल सकते हैं, उनको कुछ जिम्मेदारी भी दी जा सकती है, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। ये देखना होगा जब भी कह लीजिए शपथ ली जाएगी यूएस के राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये था पूरा का पूरा एनालिसिस। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा कि क्या रीजंस हैं यूएस में डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के और क्या क्या फैक्टर्स रहे, क्या फैक्टर्स उनके अगेंस्ट में थे, कैसे यूएस में चुनाव होते हैं। जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में। अगर अच्छी लगी इंफॉर्मेशन, सिंपल शब्दों में क्या क्या हमने चीजें डिस्कस करी, तो प्लीज डू शेयर ऑल्सो दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।